आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 75वें भाग राजबंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आनंद को तुरंत ही अमीर के सम्मुख पेश किया गया। आनंद अमीर के तेज प्रताप और प्रदीप्त व्यक्तित्व से डगमगा गया। उसने तलवार की मैत्री भी याद दिलाई, फतेह मोहम्मद के प्रति मैत्री भाव भी प्रकट किया, परंतु इससे उसका अनिष्ट ही हुआ। अमीर जैसे राजनीति के महापंडित को ये समझते देर न लगी कि सुरंग के रास्ते एकाएक नए अनपेक्षित व्यक्ति का आना युक्तिसंगत नहीं है। उसने फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर दोनों से परामर्श करके विश्वस्त रूप से उसे शत्रु मानकर कड़े पहरे में बंदी कर लिया, परंतु उसके खान पान और रहन सहन की अच्छी व्यवस्था कर दी। सिद्धेश्वर ने स्पष्ट कह दिया था कि ये हमारे भेद को जान गया है। यदि इसे छोड़ दिया गया तो इसका घातक परिणाम होगा और हमारी सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। बंदी आनंद की खूब खातिर तवाज़ु की गई। कोई काम की बात उससे उगलवाने के पूरे प्रयत्न किए गए। पहले उसने पागल होने का स्वांग भरा, पर वो भी निभा नहीं। अंत में वो शांत और मौन हो बैठा। बहुत कहने सुनने पर भी फतेह मोहम्मद से उसे नहीं मिलने दिया गया। आनंद अमीर के शिविर में बंदी है, ये बात अत्यंत गोपनीय रखी गई। अंततः सब बातों पर खूब आगा पीछा सोचकर आनंद स्थिर हो गया। वो ऊपर से प्रसन्न और निश्चिंत रहने लगा। छूटने की उसने कोई चेष्टा नहीं की। एक दो बार अमीर ने उससे बात भी की, कुछ मामले की बात निकलवाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। कहा, अभी तो मैं अमीर नामदार की सेवा में हूं ही, समय आने पर अमीर के लाभ की बात निवेदन करूंगा। अमीर ने और भी यत्न से इस गूढ़ पुरुष पर पहरे चौकी की व्यवस्था कर दी। रुद्रभद्र से अमीर की और एक बार मुलाकात हुई। सिद्धेश्वर का दूतत्व तो जारी ही रहा। अमीर अब ये भेद भी जान गया कि अघोर वन का वो पिशाचराज और कोई नहीं, वही धूर्त रुद्रभद्र है। अमीर उसे महालय की सारी संपदा सौंपकर उसे महालय का अधिष्ठाता स्वीकार कर ले, इस शर्त पर उसने अमीर को सुरंग की राह महालय में ले जाने का वचन दिया। बीच में बहुत से आदान प्रदान हुए और अंत में सब योजना स्थिर कर ली गई। योजना अत्यंत गुप्त रखी गई। अमीर अपना शिविर और पीछे हटा ले गया और योजना की पूर्ति में लग गया। दामोदर मेहता को आनंद के इस प्रकार का गायब हो जाने का बहुत आश्चर्य हुआ, और जब पूरा दिन और रात्रि भी बीत गई तो उनका आश्चर्य चिंता में बदल गया। एक विशेष बात ये भी चिंता की थी कि अमीर ने कोट पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं की, उल्टे वो अपना लश्कर पीछे हटा ले गया। राजपूत योद्धा हथियार बांधे अपने अपने मोर्चों पर मुस्तैदी से डटे हुए आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे। सदैव हिंदू रणनीति यही रही है, आगे बढ़कर शत्रु का दलन करने की नहीं। जब दूसरा भी दिन यों ही बीत गया और अमीर ने युद्ध करने का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया अथवा अमीर का कोई सैनिक भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तो दामू मेहता अत्यंत गंभीर हो गए। वे सोचने लगे, क्या आनंद के इस प्रकार का गायब हो जाने और अमीर के पीछे हटने में कोई तारतम्य है। उनका ये विश्वास इसलिए और भी बढ़ गया कि फिर फतेह मोहम्मद नहीं आया। रुद्रभद्र और सिद्धेश्वर के प्रति उनके संदेह के भाव अवश्य थे। रुद्रभद्र के समूचे पाखंड में वे किसी गहरी कार्रवाई का अनुभव कर रहे थे। धीरे धीरे इसी लक्ष्य बिंदु पर उनका सारा संदेह केंद्रित हो गया। उन्होंने चुपचाप रुद्रभद्र और सिद्धेश्वर पर अपनी सैकड़ों आंखें स्थापित कर दीं, परंतु 2 दिन यों ही बीत गए, कोई नई बात उन्हें नहीं दिख पड़ी। देव दुर्विपाक से संकटेश्वर की बावड़ी का भेद उनसे अज्ञात ही रह गया। कठिन उलझन को सुलझाने में दामू मेहता दूसरों को साझी नहीं बनाते थे, स्वयं ही उलझ सुलझ कर निपट लेते थे। परंतु अब जब उन्हें कोई कोर किनारा न मिला
तो उन्होंने बात का महत्व समझकर सब बातें महासेनापति से कह डालना ही ठीक समझा। मेहता ने महाराज महासेनापति भीमदेव से एकांत मुलाकात कर सारा विवरण उन्हें अथ से इति तक जा सुनाया। मेहता की अमीर से मुठभेड़, तलवार की मैत्री, फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर का षड्यंत्र और आनंद के एकाएक गायब हो जाने के समाचार सुनकर महाराज भीमदेव बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा, मेहता, क्या मंत्रणा सभा बुलाई जाए? मेहता ने कहा, महाराज, इन विषयों को प्रकाश में लाना ठीक न होगा। आनंद के संबंध में जब तक ये न ज्ञात हो जाए कि वो कहाँ है, कोई कदम आगे बढ़ाना हितकर न होगा। इस संबंध में अपनी गुप्त कार्रवाई जारी रखूंगा। आवश्यकता होगी तो प्रच्छन्न रूप से अमीर की छावनी में भी जाऊंगा। उसकी गतिविधि समझनी होगी तथा अमीर के आक्रमण से विरत होने का कारण क्या है, इसका पता लगाना होगा। उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो फिर मंत्रणा सभा बुला ली जाएगी। परंतु मेहता का सारा ही चातुर्य बेकार गया। धूर्त रुद्रभद्र और उसके चरों को ज्यों ही इस बात का पता लग गया कि उनका मंत्र फूट गया है तथा उन पर दृष्टि रखी जा रही है, तो वे भी चौकन्ने और सावधान हो गए। इसी प्रकार और 3 दिन व्यतीत हो गए। कहाँ क्या हो रहा है, इस बात का मर्म कोई न जान सका। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 75वें भाग राज बंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।